हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित सागर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल 3G कम्पिटिटिव क्लास। आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो पर्सनालिटी है वो है महात्मा गांधी। और मैं प्रयास करूंगा कि महात्मा गांधी से जितने संभावित क्वेश्चन आने की संभावना है सब क्वेश्चन मैं आपके सामने लाकर छोड़ दूंगा। तो चलिए आते देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो हमारे देश के आज़ादी के लिए इन्होंने हर चीज़ को न्यौछावर कर दिया था। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के परिचय देखेंगे। महात्मा गांधी का परिचय क्या है? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी जो माता थी वो पुतलीबाई थी। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1889। कहाँ हुआ? गुजरात पोरबंदर में हुआ था। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई था। और महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था मात्र 14 वर्ष की अवस्था में विवाह कर लिए थे। देखिए 14 वर्ष की अवस्था में 1883 में उनका विवाह हो गया। किनसे हुआ? कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया। यानी कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और इस कस्तूरबा गांधी से उनके 4 पुत्र पैदा लिए थे। वो 4 पुत्र कौन कौन थे? जरा ध्यान दीजिएगा। हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास, ये 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। तो महात्मा गांधी के कितने पुत्र? 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। कितने वर्ष की अवस्था में विवाह किए? 14 वर्ष की अवस्था में। इनसे कितने पुत्र पैदा लिए? 4 पुत्र पैदा लिए। कौन कौन? हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। अभी एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि महात्मा गांधी ने पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी। लोगों का विश्वास में नहीं था कि ऐसा ऐसा स्कूल के नाम पूछ देगा। तो महात्मा गांधी जो ने पढ़ाई किया था वो शामल दास कॉलेज भावनगर में किया था। महात्मा गांधी ने जो पढ़ाई की थी वो शामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में पड़ता है, वहाँ इन्होंने पढ़ाई किया था। इसके बाद 1889 से 91 तक महात्मा गांधी इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की थी, वकालत किए थे। चूँकि उस समय एक वकालत करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था और एक प्रतिष्ठा की पढ़ाई होती थी। 1889 से 91 तक इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की। इसके बाद जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर लिए तो वे पुनः घर लौटे और 1892 ईस्वी में एक भारत के मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1 बरस के लिए। लेकिन करीब दक्षिण अफ्रीका में 22 बरस रह गए। कितना बरस रह गए? 22 बरस रह गए दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो वहाँ अनेक प्रकार की असमानताएं दिखाई दे रही थी। गोरे काले के बीच मतभेद उत्पन्न हो रहा था और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इनको 22 बरस लग गए। इसके बाद 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन होता है। कब होता है? 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन हुआ और 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो दक्षिण अफ्रीका में भी अपना कुछ न कुछ खुरफाती दिमाग भिड़ाया होगा तो उन्होंने बहुत सारे संगठन की स्थापना कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या काम किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी टॉपिक बना दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या क्या किए? तो 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दिया।
कब? 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दिया। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का प्रकाशन कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान किस पत्रिका का प्रकाशन किए थे? तो इंडियन ओपिनियन। कब किए? 1903 ईस्वी में किए। 1904 ईस्वी में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दिया दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कर दिए गांधी जी, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन हो गया। इस समय यदि देखा जाए तो भारत प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 18 के बीच माना जाता है, और गांधी जी 1915 में भारत आए। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में पूरा भारत उलझा हुआ था, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज जब युद्ध लड़ रहे थे तो भारत भी किसी न किसी तरीके से घिसटा रहा था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो अंग्रेजों को खुलकर साथ दिया। इसीलिए अंग्रेजों ने इसके बदले में गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया, है ना। कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया। किसको? महात्मा गांधी को किया। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को खूब साथ दिया था। 1915 ईस्वी में जो गांधी जी भारत आए तो सबसे पहले वे शांति निकेतन गए, और जब शांति निकेतन गए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर संबोधित किया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। तो गांधी जी कहाँ चुकने वाले थे? गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दिया, है ना। तो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या कहा? महात्मा कहा। बचपन में पढ़ते थे हु इज कॉल्ड गुरुदेव, तो आज तक याद है रविंद्रनाथ टैगोर इज कॉल्ड गुरुदेव। इसीलिए गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसको दिया गया? महात्मा गांधी को दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को गांधी ने खूब साथ दिया था। अभी तक हम लोग देखें तो गांधी अंग्रेजों के परम भक्त थे। इनका दिमाग कब बदलता है? बहुत समय बीत जाने के बाद, जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते चला गया, और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट जैसे कानून आ गए, तब गांधी जी का कुछ दिमाग बदला था, और गांधी जी ने आंदोलन का रुख धारण किया था। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया था। सबसे पहले 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया। गुजरात में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया जिसका नाम था साबरमती आश्रम। क्वेश्चन आता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। कब किया? 1915 ईस्वी में किया। इस साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम था। अभी गांधी जी ने किन किन पत्र का प्रकाशन किया था हम लोग देखते हैं। इनका पत्रिका कौन कौन था? हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका था हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने स्वराज जैसे शब्दों का उच्चारण किया था। और दूसरा पत्रिका था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक गांधी की आत्मकथा है। क्वेश्चन पूछने की गांधी जी की आत्मकथा कौन है? तो हम बोल सकते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ,
एक गांधी जी की आत्मकथा है। इसके बाद यंग इंडिया, गांधी की एक पत्रिका था यंग इंडिया, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया था, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया की रचना किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और एक नवजीवन का जो प्रकाशन किया गया था, यह गुजराती भाषा में किया गया था। ध्यान देना है, नवजीवन गुजराती में किया गया था और यंग इंडिया अंग्रेजी में किया गया था। तो गांधी जी की कौन कौन सी पत्रिका था? हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद, तो जो गांधी जी की आत्मकथा है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया गया, नवजीवन गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया। और 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। कब? 1933 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे भारत में, स्थिति कैसे बदलती है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान दीजिएगा। इस समय विश्व महामारी का दौर से गुजर रहा है। हम लोगों का, आप लोगों का कर्तव्य बनता है घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए देखते हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में जो आंदोलन शुरू किए थे, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, इसी को कहते हैं तिनकठिया विद्रोह। तिनकठिया विद्रोह, या इसी को कहते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह। चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को बिहार में आमंत्रित कौन किया था। बीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को बिहार में किसने आमंत्रित किया था, तो वो थे चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने बिहार की स्थिति के बारे में गांधी जी को अवगत करवाया था और गांधी जी की प्रशंसा सुनकर गांधी का पीछा लग गए थे। और तब तक पीछा नहीं छोड़े थे जब तक गांधी जी बिहार नहीं आ गए थे। तो गांधी जी को बिहार लाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। 1915 ईस्वी में जब गांधी जी बिहार के चंपारण पहुँचे, तब यहाँ नील्हे मालिकों द्वारा किसानों को जबरन शोषण किया जा रहा था। वो नील्हे मालिक कौन थे? इसमें नील की खेती करवाते थे। अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था कि प्रत्येक किसान को एक बीघा के 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती ऐसी खेती होती थी कि जिससे खेत में एक बार हो जाता था, समझो कि वो कुछ वर्षों के लिए बंजर हो जाता था। यानी कि हर साल किसानों को 3 कट्ठा भूमि बंजर होते जा रहे थे और इसके उत्पादन के दाम भी अंग्रेजों को नहीं मिलते। वे मनमाने दाम पर अंग्रेजों ने किसानों से नील खरीद लेते थे। तो गांधी जी इस स्थिति को देखकर उन्होंने चंपारण में एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। इसी को 3 कट्ठिया प्रणाली कहते हैं। 3 कट्ठिया प्रणाली मतलब 1 बीघा के 3 कट्ठा पर जो नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसको 3 कट्ठिया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसको नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यानी गांधी जी ने भारत में पहला ड्रामा शुरू किए, वो पहला ड्रामा कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था, तो आंसर दक्षिणी अफ्रीका। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया, तो चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कर दिया। गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। इसमें हुआ क्या था कि जो फैक्ट्री में मजदूर काम करते थे, इनके काम के घंटे काफ़ी अधिक थे और इसके एवज में इनकी मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। इसलिए
इन्होंने अनशन शुरू कर दिया और अनशन शुरू करने के बाद यहाँ पर किसानों को कम से कम 35% बोनस बढ़ गया, यानी कि मिल मालिक विवश हो गए मजदूरों को बोनस बढ़ाने के लिए और 35% बोनस बढ़ा दिया गया। एक और 1918 में ही एक आंदोलन हो जाता है जिसका नाम था अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये दोनों करीब करीब एक ही समय में ये आंदोलन हुआ था। और खेड़ा एक जगह है जहाँ से यदि देखा जाए तो मूल रूप से किसानों का ही आंदोलन था और अहमदाबाद मिल मालिकों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था इसके विरुद्ध में आंदोलन था। 1919 ईस्वी में गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। 1919 में गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, भारतीय राजनीति में प्रवेश 1919 में गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। एक क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो चुकी थी कि 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये सिर्फ भारतीयों पर लागू होता था कि किसी भी अंग्रेज को यदि भारतीय लोगों पर शक हो जाता था तो शक के आधार पर उसको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि इस जो रॉलेट एक्ट था उसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे जिसमें हमारे 2 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। तो उनकी गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे जहां जनरल डार ने गोलियां चला दिया था जिसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी में ये घटना हुई थी और इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए और 1920 ईस्वी में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा एक चीज़ और कि 1919 ईस्वी में ही गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन था। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और 2 साल तक सफलतापूर्वक चलते रहा और 1922 ईस्वी में एक घटना हुई जिसका नाम था चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड। और इसी चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट से पूछता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो वह था चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी को कुछ आलोचना भी झेलना पड़ा था क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के एक इशारे पर पूरे भारत के लोग सड़कों पर उतर गए थे। पढ़ने वाला पढ़ना छोड़ दिया था, पढ़ाने वाला पढ़ाना छोड़ दिया था। जो भी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी पेशा करते थे सारे लोग छोड़कर गांधी जी के साथ एक इशारे पर सड़कों पर चले आए थे और गांधी जी ने एक झटके में लोगों को सड़कों पर लाकर छोड़ दिया था। एक छोटी सी घटना घटी थी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जब मुठभेड़ हो गया था तो भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि पुलिस को थाने में भागकर शरण लेना पड़ा था और भीड़ ने थाने को जला दिया था जहां करीब 20 सैनिक पक पक के मर गए थे। इसी घटना को चौरा चौरी हत्याकांड कहा जाता है और गांधी जी ने बिना कुछ कहे पूरे भारत में आंदोलन को बंद कर दिया था। तब हमारे यहाँ जो इस आंदोलन में गांधी जी के एक इशारे पर अपने पढ़ाई छोड़ दिए थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो गांधी जी का आलोचना करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा
कि यदि जम्मू कश्मीर का एक गांव अहिंसा का पालन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम कन्याकुमारी के गांव के लोगों की सज़ा दें। इसके बाद 1922 के बाद गांधी जी की भारतीय आंदोलन में शिथिलता आ गई और अब गांधी की कोई बात सुनने वाला नहीं था, चूँकि असहयोग आंदोलन के बाद जो लोग नौकरी पेशा छोड़ चुके थे, जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्या अंग्रेज अब उनको नौकरी पर रखता? क्या बच्चे को स्कूल में बहाल करता? नहीं कर पाता। इसलिए गांधी जी को अब काफ़ी आलोचना झेलना पड़ रहा है। 1924 जब आता है तो गांधी ने कांग्रेस की स्थापना करता है। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्ष थे गांधी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किस कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो गांधी जी ने एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो था 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसके बाद देखिए समय बीतता है, आगे बढ़ता है और 1930 ईस्वी में गांधी जी भारतीय राजनीति में एक नई उमंग से उभरे और 1930 ईस्वी में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को कह सकते हैं नमक सत्याग्रह, इसी को कह सकते हैं दांडी मार्च, क्योंकि साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी नामक गांव पहुंचकर समुद्र के किनारे से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। 1935 तक करीब ये आंदोलन चला और 1940 ईस्वी में गांधी जी का जो अगला आंदोलन था जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 ईस्वी में जो गांधी जी का अंतिम आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने पूरा खिसिया गए थे और पूरे भारतीयों का आह्वान किया था कि तुम्हारी अंतिम लड़ाई है, लड़ते हुए मर जाओ, नहीं तो आज़ादी हासिल कर लो, जीने से कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने कहा था डू या डाई, डू या डाई, करो या मरो, करो या मरो का गांधी जी ने नारा दे दिया। इस तरह से गांधी जी का जितने भी क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से करीब करीब सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और यदि इतने टॉपिक को आप दिमाग में बिठा कर रखते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।